जब मैं 7 साल का था, मेरे दिमाग में अचानक एक खाली पैनल दिखाई दिया। शुरू शुरू में मैं समझा कि यही मेरा गोल्डन फिंगर है, पर मैंने जो भी तरीका आजमाया उसे सक्रिय नहीं कर पाया। तब तक कि मैंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, तब पैनल ने हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की किताबों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। उसमें सैकड़ों हजारों किताबों की सूचियां उभर आई और वे किताबें हर क्षेत्र से संबंधित थीं। इतने सारे किताब देखकर मैं हार मानने ही वाला था, पर मैंने पाया कि अगर मैं 3 दिन तक पढ़ना बंद करता हूं तो मेरी आवाज अचानक चली जाती है और मैं मूक हो जाता हूं। मजबूरी में मैंने अपने 4 साल के कॉलेज का सारा समय उन किताबों को पढ़ने में लगा दिया। और फिर उसके बाद मेरे दिमाग का वह पैनल अचानक गायब हो गया। जब तक कि स्नातकता नजदीक आए। स्नातक की विदाई खाने के बाद हम चारों, मैं और डॉम के 3 दोस्त, रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो हमें कुछ अजीब लगा। जोरदार बारिश हो रही थी, पर वह बारिश हम पर गिरने के बावजूद गीला नहीं कर रही थी। उल्टा उसने हमारे शराब के असर को खत्म कर दिया और बहुत आरामदायक एहसास करा रही थी। और अजीब बात यह थी कि जो पैनल पहले गायब हो गया था, वह फिर से वापस आ गया। इस बार पैनल पर सिर्फ 3 बड़े अक्षर दिखे, चोग नेंग जोग, चार्ज हो रहा है। कौन सी ताकत पैनल को चार्ज कर सकती है? मैं तुरंत समझ गया कि यह साधारण नहीं है। मैंने तीनों से कहा, बड़ा लाओ दा यूलियान, स्याओ जो, हम अभी यूं सबसे ज्यादा गिरने वाले स्थान पर चलते हैं और वहीं तब तक खड़े रहना जब तक बारिश खत्म न हो जाए। तीनों ने हैरानी भरी निगाहें मुझे दी। दूसरा भाई, मजाक तो नहीं कर रहे? बारिश भले ही आरामदायक है, पर इतनी देर तक खड़े नहीं रह सकते। पर जब उन्होंने मेरी दृढ़ नजर देखी तो चुप हो गए और सोचा कि स्नातक से पहले एक बार भाइयों के साथ मस्ती कर लेते हैं। वह बारिश आधी रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक बरसी। सैद्धांतिक तौर पर 6 घंटे बारिश में खड़े रहने पर हम थके, सर्द और सुस्त होने चाहिए थे, पर अजीब बात यह थी कि हमारी ताजगी और बढ़ती गई। जब हम लौटने की तैयारी कर रहे थे, मैंने देखा कि सड़क किनारे के पेड़ कुछ गड़बड़ हैं। कल रात सूखे हुए तने आज रात भर में ही नई पत्तियां उगा चुके थे। तभी तीसरे भाई स्याओ यू लियांग ने अचानक चिल्लाया, भाइयों, मैंने कुछ पता लगाया। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी, यहाँ तक कि रेगिस्तान और आर्कटिक भी इसमें शामिल थे। मेरे और बड़े भाई चेई ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। जितनी भी अजीब घटनाएं एक साथ हो रही थीं, वे शायद किसी बड़े संकट का इशारा थी। हमें जनता के जागने से पहले जितना हो सके सामान जमा कर लेना चाहिए था। अगर हमारी धारणा गलत रही तो कम से कम अगले कुछ सालों का खाना तो हो जाएगा, और अगर सही निकला तो ये भविष्य में बचने का खजाना होगा। जब हम सामान उठाकर लौट रहे थे, हमने फिर एक और अजीब बात देखी। पहले कमजोर दिखने वाला तीसरा भाई स्याओ यू लियांग अब 40 किलोग्राम के पानी के ड्रम उठाकर ले जा रहा था, जैसे उड़ रहा हो, और हम बाकी तीनों, हर एक के कंधे पर लगभग 100 किलोग्राम खाने का सामान था, और उसे उठाते समय हमें कोई जोर नहीं लगा। ये साफ तौर पर उस पहली बारिश से मिली बढ़ोतरी का असर था। हमने सामान अपने डॉम लाए, पर अगर वाकई अंत दुनिया आ रही थी तो इतना माल भी काफी नहीं था। अगले 4 घंटे हमने अपने पास जितने भी पैसे थे सब खर्च कर दिए। फिर भी जब हम पूरे डॉम रूम में भरे माल को देखकर खड़े थे, तो कल काटा गया घास का मैदान आज हमारी जांघ तक बढ़ चुका था और वहां के कीड़े भी 2-3 गुना बड़े हो चुके थे। इस उम्र तक तुमने क्या ऐसा कुछ देखा या सुना है? मैं पूछा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया, कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि वे सब अपने घरों को फोन करके सामान भेजने की व्यवस्था करें। अपेक्षा के मुताबिक आधे दिन से भी कम समय में दुनिया भर में लोगों ने भी वही देखा। सुपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर्स खाली हो गए। कई लोगों ने बारिश में भीगकर अपने शरीर में बदलाव पाए। दुर्भाग्य से यह पहली बारिश लोगों लॉन किंगडम देश की आधी रात को हुई थी, इसलिए वहां के लोग कम ही भीगे थे। पर किसे अंदाजा था कि उस पहली बारिश के 18 घंटे बाद दुनिया भर में फिर से एक भयानक बारिश होगी। इस बार बारिश बिल्कुल अलग तरह की थी। ये जल शरीर पर पड़ते ही तेज चुभन देता और बारिश का पानी थोड़ा सा खारा खून जैसा दुर्गंध देता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेरे दिमाग का पैनल इस बार बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत तीनों को वापस डॉम में खींच लिया और अपने अपने घरों को कहने के लिए कहा कि वे इस बारिश में न भीगें। बड़ा भाई चेई बाकी छात्रों को मनाने भी गया, पर मैंने उसका कलाई पकड़ ली, वो बेमतलब था। हमारी बातों की अब कोई विश्वसनीयता नहीं बची थी, और जहां तक बात थी हमारे अनुमान की, अगर हम गलत साबित होते तो लोग हमें नापसंद कर देते। थोड़ी ही देर बाद हमारे मोबाइल पर एक आधिकारिक सूचना आई, लोगों, सरकार ने कहा कि लोग तुरंत बारिश से दूर रहें। स्कूल के हाई फाई सिस्टम ने भी वह संदेश जारी किया।
फिर भी कई लोग इसे सरकार का कोई झूठ कहा मानकर बारिश में ही रहे, ये सोचकर कि ये सरकार हमें शक्तिशाली बनने से रोकना चाहती है। सुबह 5 बजे मैं नींद से उठा, बत्ती जलाने के लिए स्विच दबाया तो पता चला पावर कट है। बाहर काला सन्नाटा था। नाश्ता करने के बाद जैसे जैसे उजाला आया, हमने बाहर का मंजर देखा। खूबसूरत कैंपस एक रात में उबलती हुई जगह बन चुका था। पेड़ पौधे लगभग सूख चुके और यहाँ तक कि लोहे की बाड़ भी जंग से बुरी तरह खराब हो चुकी थी। और सबसे भयानक बात, पानी में कई क्षतिग्रस्त शव तैर रहे थे। एक रात में हमारे सहपाठी इस हालत में आ गए, हम चारों बोलते ही नहीं रह गए। पर हम सब समझ चुके थे कि अंत आखिरी दिन सचमुच आ चुका है। हम दंग थे कि कैसे संभले। तीसरे दिन फिर बारिश आई। इस बार कई लोग बारिश में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब मैंने पहली बूंदों को छुआ तो मुझे लगा कि यह तीसरी बारिश पहली जैसी है, पर कुछ अलग भी है। लेकिन क्या अलग है, समझ नहीं आया। फिर भी मैंने साहस दिखाकर अपने डॉम के तीनों दोस्तों को बारिश में ले गया। बाकी छात्र जो देख रहे थे वे हिल नहीं रहे थे, वे सरकारी घोषणा का इंतजार कर रहे थे। शायद दूसरी बारिश ने अधिकांश संचार लाइनों को खराब कर दिया था, इसलिए आधे दिन तक किसी तरह का पक्का संदेश नहीं मिला। करीब 2 घंटे बाद संदेश आया, सम्माननीय नागरिकों, कृपया तुरंत इस बारिश में प्रवेश करें। यदि असुविधा महसूस हो तो तुरंत वापस निकल आएं। ये सरकारी शब्द थे, सीधे और संक्षिप्त। शायद शीर्ष नेतृत्व ने भी महसूस कर लिया था कि मानवता एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही है और सभी नागरिकों की शक्ति एकजुट करनी होगी। वही बारिश में खड़े होकर मैंने और एक अजीब बात देखी। पहले बेपत्ते घास की जगहें अब असाधारण गति से फैल रही थीं, और दूसरी बारिश के बाद जिन कीड़ों ने जीवित बचना संभव किया था वे अब कई गुना बड़े हो चुके थे। दूर खड़ी एक टिड्डी आकार की कीट अब आधा मानव ऊंचाई तक बढ़ चुकी थी। पर अजीब बात यह थी कि तीसरी बारिश में मानवों में वैसे परिवर्तन नहीं दिखे। जब हम डॉम लौटे तब धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि अगर पहली बारिश ने लोगों को मजबूत किया, दूसरी ने चुनिंदा कर दिया, तो तीसरी बारिश ने उन्हें सुपरनेचुरल शक्तियां दी थीं। बड़े भाई चेई ने अपना मुक्का उठाया, एक गहरी शक्ति उसके अंदर से फूटी। जल्द ही ठोस रूप लेकर एक आधा मानव ऊंचाई की आयरन दीवार बन गई जो उसके सामने खड़ी हो गई, एक मजबूत रक्षा जैसा। तब चौथे भाई सुजोह ने हथेली खोली, उसके हाथों से एक अजीब पानी की धारा उभरने लगी जो उसकी मंशा के मुताबिक सर्प की तरह हवा में लिपटकर घूमने लगी। और तीसरे भाई सियाओ यूलियान की शक्ति थोड़ी खास थी। उसने बताया कि उसकी क्षमता एक कॉन्ट्रैक्ट समझौता संधि जैसी है। उसने मेरी मदद से 500 घन मीटर का एक वर्चुअल स्पेस अनलॉक कर दिया। जहां तक मेरे दिमाग वाले आधे पैनल जैसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की बात है, अब मुझे बस उनकी ओर देखना था और उनके सामने उनके संबंधित एट्रीब्यूट्स की जानकारी उभर कर आ जाती थी। अजीब बात यह भी हुई कि जब मैं शीशा देखकर अपने आप को देखा तो मेरे सामने भी मेरा अपना स्टेटस दिखने लगा। मैं खिड़की के पास गया, चेहरा गंभीर। पहले हम सामान संभालकर मेरे वर्चुअल स्पेस में डाल लेते हैं, मैंने कहा। यहाँ हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। सुजो हैरान होकर बोला, दूसरा भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाहर तो तरह तरह के म्यूटेंट कीड़े ही काबिज होते जा रहे हैं। देश सरकार जल्दी ही कुछ करेगा। और सचमुच कुछ ही देर में कैंपस के स्पीकर से सूचना आई, सभी अध्यापक और छात्र ध्यान दें, जियांगचेंग आश्रय स्थल प्रारंभिक रूप से तैयार है। कृपया अपने सामान के साथ कल सुबह सेना की सुरक्षा तहत व्यवस्थित रूप से आश्रय स्थल में प्रवेश करें। नो चेंगी की आंखें खुली रह गईं। दूसरा भाई, तुम सच में बुद्धिमान हो। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का सबसे तेज दिमाग, सचमुच। मैंने सिर झुका लिया। ये वास्तव में कोई अच्छी खबर नहीं थी। जिस शक्ति से इंसानों को कुछ क्षमताएं छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है, शायद ये खतरा सिर्फ अभी के छोटे से संकट तक ही सीमित नहीं था।